सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के चैनल पे स्वागत करता हूं। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस टॉपिक जो हमने कल स्टडी किया था, डिस्कस किया था, हम कल पढ़ रहे थे सेल साइकिल के बारे में, और आज भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हमें सेल साइकिल के बारे में जानना होता है। मैंने आपको बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल में जो इंटरफेज स्टेज होता है और बेसिकली सेकेंड स्टेज जो होता है, सेकेंड कैटेगरी जो साइकिल में हम इंटरफेज के बाद स्टडी करते हैं, मैंने कहा था वो एम फेज होता है, या फिर उसी को क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। और ये जो एम फेज है, इंटरफेज है, वो क्या होता है, एक अल्टरनेटिव मैनर में एक के बाद एक होते रहते हैं। राइट, तो हमने इन सभी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक सेल साइकिल का जो प्रॉपर एक लाइन डायग्राम होता है, उस टेबल के थ्रू हमने इनके सभी फेजेस के बारे में स्टडी किया था, उनके हमने नेमिंग को भी क्या किया था, लेबल किया था। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली इस बारे में है, वो जो हमने प्रीवियस टेबल स्टडी किया है उसको हम यहां पे इस पर्टिकुलर सेल साइकिल के डायग्राम में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जो भी स्टेजेस बताए हैं उन सभी को यहां पे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है, सेल साइकिल। प्रीवियस टॉपिक को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर सेल साइकिल की बात करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली मैंने कहा कुछ इस तरह से, यहां पर उसके स्टेजेस जो मैंने आपको 3 सब स्टेजेस बताए थे कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। इन 3 स्टेजेस के अलावा जो M फेज में जो कैरियोकाइनेसिस का स्टेज होता है, उसमें भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन होता है, उन सभी स्टेजेस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पर बेसिकली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेशली इंटरफेज में जो सब स्टेज होते हैं, 3 सब स्टेज, वहां पर इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है जहां पे सेल 42% टाइम के लिए रहती है, हम पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद G1 फेज के बाद कौन सा फेज आता है, जहां पे सेल जो होते हैं वो 33% टाइम के लिए जो है कंज्यूम करते हैं अपना टाइम, और उसके बाद जो है 21% टाइम जो है वो कहां पे स्पेंड करते हैं, मैंने कहा 21% टाइम वो स्पेंड करते हैं बेसिकली किधर, मैंने कहा वो G2 फेज या फिर सेकेंड गैप फेज में क्या करते हैं, या पोस्ट सिंथेटिक फेज जो वाला फेज होता है। 3 सब स्टेज मैंने जो लास्ट सब स्टेज ऑफ द इंटरफेस बताया था वो G2 होता है, और वहां पे 21% टाइम के लिए कोई भी सेल क्या करती है, वहां पे सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। राइट, सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करती है, कोशिका चक्र में जो है भागीदारी निभाती है। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को जो है 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको यहां पर क्या बताया, मैंने कहा बेसिकली ये फिगर किसका हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, बेसिकली मैं इसको लेबल कर रहा हूं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बेसिकली सेल साइकिल का क्या है, इट इज़ अ सेल साइकिल। बेसिकली ये सेल साइकिल या फिर कोशिका चक्र का एक डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका जो चित्रण होता है, हम यहाँ पे बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा ये है डायग्रामेटिक, मैंने कहा ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम 1 मोर टाइम इस सिंगल डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल साइकिल की बात करें, मैंने कहा ये पर्टिकुलर फेज जो मैंने कहा ये क्या है, ये G1 फेज होता है। कौन सा फेज होता है, ये G1 फेज होता है। G1 फेज के बाद जो फेज आता है इसे क्या कहते हैं, इसे S फेज कहते हैं, आप सभी को पता है। S फेज के बाद जो फेज आता है इसे क्या कहते हैं, ये वाला पर्टिकुलर फेज जो होता है वो G2 फेज होता है। कौन सा फेज होता है, ये G2 फेज होता है। अब हम ये देखें कि यहां पर पर्टिकुलर सेल जो है कितने परसेंटेज टाइम के लिए
लिए रहती है? मैंने कहा 42% के लिए। मैंने कहा यहाँ पर ये बेसिकली जो एस फेज होता है ये 33% टाइम के लिए यहाँ पे सेल रहते हैं इसमें, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेबल कर रहे हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। मैंने कहा यहाँ पर सेकेंड गैप फेज जो होता है वहाँ पे सेल रहती है 21% टाइम के लिए। तो ये जो पूरा स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ तक ये जो 3 सब स्टेजेस होते हैं ये पर्टिकुलर किस सेल साइकिल के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बेसिकली ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जनरली ये तीनों सब स्टेजेस होते हैं इंटरफेज के, अंतरावस्था के होते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं ये जो है हमने बनाया है क्या? ये हमने बनाया है इंटरफेज को। किसको बनाया है? मैंने इंटरफेज को बनाया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये जो हमने इंटरफेज को देख लिया है, इसके बाद मैंने कहा इंटरफेज के बाद एम फेज स्टार्ट होता है, और एम फेज जो होता है इसी को तो कहते हैं एक्चुअल डिवीजन वाला फेज, हमने ये भी स्टडी कर रखा है। उसके बाद देखिए ये जो एक्चुअल डिवीजन वाला फेज होता है जनरली हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसी में ही मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो मैंने इतना पर्टिकुलर पार्ट बना दिया है, देखिए इतना पर्टिकुलर पार्ट बना दिया है, मैंने कहा ये जो है कौन सा फेज होता है, ये एम फेज होता है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है मैंने रखा है साइटोकाइनेसिस के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली मैंने कहा ये इसको भी एम फेज के भी कितने फेज होते हैं, मैंने कहा एम फेज के जो है बेसिकली जो हमने यहाँ पे 4 सब स्टेजेस बनाए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या कहते हैं टीलोफेज, इसी को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने के लिए जो है ताकि आप क्लियर वे में समझ पाएं, मैंने कहा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा स्टेज होता है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, पर्टिकुलर इतना जो स्टेज मैंने बनाया है बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, मैंने ये बनाया है क्या, ये बनाया है एम फेज। क्या बनाया है ये, मैंने ये एम फेज बनाया है। एम फेज को ही क्या कहते हैं, M4 माइटोटिक फेज। क्या होता है ये माइटोटिक फेज होता है, राइट। हम यहाँ पे समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं की बात करने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर लिया है इसे मैं लेबल कर रहा हूँ, ये जो है हमारा एम फेज का कैरियोकाइनेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, इस कैरियोकाइनेसिस का बेसिकली फर्स्ट फेज जो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोफेज। मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये क्या है, ये है प्रोफेज। ये क्या होता है, मैंने कहा ये प्रोफेज होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रोफेज के बाद क्या आते हैं, 3 स्टेजेस और आते हैं। तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि ये 3 स्टेजेस हो गए। अब ये 3 स्टेजेस को हम यहाँ पे लेबल करने वाले हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए मैंने यहाँ पे प्रोफेज के बाद बना दिया है क्या, मैंने यहाँ पे बना दिया है प्रोफेज के बाद सेकेंड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। तो ये मैंने मेटाफेज बना दिया। ये क्या है, मैंने कहा ये मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद जो है एनाफेज आता है। क्या आता है, मैंने कहा ये एनाफेज बना दिया। एनाफेज के बाद इसी पर्टिकुलर डायग्राम में हम किस फेज की बात करते हैं, हम टीलोफेज की बात करते हैं। किस फेज की, हम यहाँ पे टीलोफेज की बात करेंगे, राइट। यहाँ पे हम इन सभी फेजेस को लेने के बाद यहाँ लास्ट में जो फेज बच जाता है ये कौन सा होता है, मैंने कहा यही तो होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस वाला फेज होता है। साइटोकाइनेसिस का जो स्टेज होता है, साइटोकाइनेसिस का जो फेज होता है ये हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। अब देखिए ये जो एम फेज है यहाँ पर बेसिकली हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये मैंने क्या बनाया है, ये टोटल मैंने यहाँ पे एम फेज लिखा तो सही, लेकिन ये जो एम फेज वाला ये पर्टिकुलर पार्ट होता है ये तो केवल कैरियोकाइनेसिस को ही शो कर रहा है। किसको कर रहा है, मैंने कहा ये तो ओनली कैरियोकाइनेसिस को ही शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इतना पर्टिकुलर पॉइंट जो है प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बेसिकली कैरियोकाइनेसिस को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है ये कंप्लीट स्टेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी आता है और इसके साथ साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का स्टेज साइटोकाइनेसिस भी आता है। इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, तो मैंने इसको कंबाइंडली बोल दिया। बेसिकली ये क्या है, ये हमारा एम फेज है। क्या है ये एम फेज है जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं डिवीजन फेज। और
और बेसिकली माइटोटिक फेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये माइटोटिक फेज हो गया। आपको इन सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स को इसी तरह से सीरीज बाय सीरीज जो है फेजेस वाइज आपको क्या करना है, लर्न करना है। ये डायग्राम मैं वापस से बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसको आपको समझने के लिए मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल आपको प्रोवाइड की है, वो जो कंसेप्ट आपको दिया है, उसके बेसिस के ऊपर जो है आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेबल को लर्न करें, देन आफ्टर जो है यू शुड गो ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल साइकिल, राइट। तो मैंने यहाँ पे कोशिका चक्र के विभिन्न प्रकार के प्रवास्तों को, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो सब स्टेजेस होते हैं, उसको यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। इसके बाद हम सीधे ही लीड करते हैं। ये तो केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन अभी हमें सेल साइकिल में जो फर्स्ट स्टेज होता है, जनरली जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, तो इंटरफेज के डिफरेंट सब स्टेजेस के बारे में G1, S और G2 के बारे में हमने बस उसके नेमिंग, मतलब पर्टिकुलर उसका नाम क्या होता है, उसका फुल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है, केवल वो स्टडी किया है। इसमें पर्टिकुलर सेल में किस तरह के चेंजेस आते हैं या कोशिका में किस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ये हमने क्या नहीं किया, स्टडी नहीं किया। तो इसे ही हम देखेंगे कि आखिर सेल किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, तो हम इसे स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक में सेल साइकिल के जो फर्स्ट स्टेज होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरफेज। हम ये देखेंगे कि इंटरफेज में बेसिकली हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरफेज में हमने इसके तीनों ही सब स्टेजेस को पढ़ा है, लेकिन कौन कौन से चेंजेस होते हैं सेल में, इसके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। पहले मैं आपको इंटरफेज के बारे में बता दूं, ये एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, वेरी फर्स्ट लाइन गिवन है कि जनरली इंटरफेज क्या होता है। तो इंटरफेज जो है रेगुलर बेसिस पे होने वाले दो माइटोटिक फेज जो होता है, जनरली दो माइटोटिक फेज बिटवीन द टू माइटोटिक फेज के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जो जनरली दो माइटोटिक फेज के बीच में आता है। तो यहां पर हम इसको क्या इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, मैंने कहा कि ये जो इंटरफेज होता है वो जनरली दो माइटोटिक स्टेज, मैंने यहाँ पे लिया ये माइटोटिक स्टेज है और ये भी क्या है, माइटोटिक स्टेज है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरफेज होता है। मैंने कहा यहाँ पर इसका G1 फेज है, S फेज है और ये क्या है, इसका G2 फेज है। तो यहाँ पर बेसिकली ये तीनों ही सब स्टेज किससे बिलोंग करते हैं, ये इंटरफेज से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप इजियली देख सकते हैं कि यहाँ पे टू रेगुलर बेसिस पे सक्सेसिव मैनर में होने वाले दो माइटोटिक डिवीजन जो होता है, उसके बीच का जो फेज होता है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर इंटरफेज होता है। तो मैंने ये वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, उसके बारे में हमने स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम 3 सब स्टेजेस इन अ डिटेल वे, राइट। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 सब स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो उप प्रावस्थाएं होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं, इसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में कि किस किस तरह के चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आप जानते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है G1 फेज। तो G1 फेज को हमने इसको नेमिंग कर रखा है, तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली केवल ये पढ़ना है कि कौन सा चेंज होगा। इसके नेमिंग और लेबलिंग के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो प्रीवियस जो है लेक्चर में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो अब देखिए, मैंने अगर इसके फेजेस की बात की है, तो इसका जो फर्स्ट फेज होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं G1 फेज। क्या कहते हैं, इसे G1 फेज कहते हैं। जो सेकेंड सब स्टेज होता है इंटरफेज का, इसे क्या कहते हैं, इसे एस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एस फेज कहा जाता है। और थर्ड जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे G2 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, G2 फेज कहते हैं। मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगा कि इसके पर्टिकुलर अगर नेमिंग के बारे में बात करें, तो इसके नेमिंग और लेबलिंग के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। यहाँ पर बस हम चेंजेस करेंगे स्टडी। तो देखिए, फर्स्ट चेंज जो कि हमें यहाँ पर G1 फेज मतलब फर्स्ट गैप फेज में हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो देखिए, मैंने कहा ये अगर G1 फेज की बात करते हैं, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि सेल में किस तरह का चेंज होगा, किस तरह से सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, यहां पर डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए होते हैं, उसका क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम आरएनए की बात करेंगे, तो टीआरएनए जो है यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। मैंने कहा टीआरएनए का फॉर्मेशन होगा। टीआरएनए के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जो होते हैं, उसका भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, इसका भी क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस हमें
देखने को मिलता है, तो मैंने कहा यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ये सिंथेसिस होंगे, इनका संश्लेषण हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पॉइंट में। टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर संदेशवाहक आरएनए और राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं उसका सिंथेसिस पर्टिकुलर किस फेज में होता है, इंटरफेज के, मैंने कहा ये G1 फेज में होता है। चलिए अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट परिवर्तन या चेंज जो हमें यहाँ पे G1 फेज में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का भी सिंथेसिस यहाँ पर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम का सिंथेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम का सिंथेसिस तो होता है, लेकिन ये जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट ले अपन ये एंजाइम होता है, एक तो आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, मैंने कहा ये जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो बेसिकली ये आरएनए पॉलीमरेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका फॉर्मेशन यहाँ पे G1 फेज में ही देखने को मिलेगा। और सेकेंड एंजाइम जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का भी टॉपिक आएगा जब मैं आपको इस एंजाइम के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इन्हीं एंजाइम के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में भी करते हैं। यहाँ पर मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो एंजाइम होते हैं टू टाइप्स के, मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। जनरली यहाँ पर एज जो होता है वो एंजाइम में लगने वाला क्या होता है, ये सफिक्स होता है। क्या होता है, मैंने कहा सफिक्स होता है, राइट, अनुलग्न होते हैं, जो बेसिकली एज जो है हर एंजाइम में लगभग देखने को मिलते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एंजाइम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इसके साथ साथ G1 फेज में ही डिफरेंट टाइप के जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, मैंने कहा अगर हम एमाइनो एसिड, एमिनो अम्ल की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड का भी यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। और अगर यहाँ पे एमाइनो एसिड की बात करें तो वो कौन कौन से एमाइनो एसिड है, मैंने कहा एक तो होता है आर्जिनिन। क्या होता है, आर्जिनिन। बेसिकली अमाइनो एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम बायोमोलिक्यूल्स जो हैं जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा 10 टाइप्स के जो हैं इसेंशियल प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और 10 टाइप्स के जो हैं नॉन इसेंशियल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। और यहाँ पर हालांकि बुक में तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन रिसेंटली ही मैंने कहा जो है एक और जो है अमाइनो एसिड की डिस्कवरी हो चुकी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आइसोसिस्टीन कहते हैं। तो बेसिकली 21st अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में 20 ही देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी अमाइनो एसिड में बेसिकली क्या लिया है, यहाँ पे आर्जिनिन लिया है। आर्जिनिन के साथ जो लाइसिन होता है ये भी एक अमाइनो एसिड होता है। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं जिसका यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस देखने को मिलता है, राइट। इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में हम और भी देखते हैं कि और भी कौन कौन से चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 चेंजेस की बात कर ली है। इसके साथ साथ यहाँ कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मैंने कहा अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का भी सिंथेसिस होता है। एज वेल एज यहाँ पर जो है एटीपी भी क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। एटीपी के बारे में आपको बता दूं, इसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो एटीपी का भी सिंथेसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बेसिकली अगर हम इंटरफेज की बात करते हैं, इसको मैंने 3 सबस्टेजेस में डिवाइड कर दिया एंड आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट, मैंने यहाँ पे क्या स्टडी किया और क्या स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे गैप फर्स्ट फेज जो होता है या फिर फर्स्ट गैप फेज जो होता है G1 फेज, उसके बारे में बताया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का संश्लेषण हुआ, सिंथेसिस हमें देखने को मिला। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज एज वेल एज डीएनए पॉलीमरेज, तो इस तरह के एंजाइम का भी हमें यहाँ पे सिंथेसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एमाइनो एसिड की बात करते हैं तो एमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन जैसे एमिनो अम्ल का यहाँ पे संश्लेषण होता है। इसके साथ साथ
बाद न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज होते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी हमें यहाँ पे सिंथेसिस होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं जो सेकेंड सब स्टेज होता है इंटरफेज का, वो बेसिकली क्या होता है हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम एस फेज की बात करते हैं, जैसा यहाँ पे एस फेज को पता है, एस फेज को हम क्या कहते हैं, एस फेज को ही तो कहा जाता है सिंथेसिस फेज। क्या कहते हैं इसको, इसी को कहा जाता है संश्लेषण अवस्था। तो यहाँ पे सिंथेसिस किसी चीज का होता होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम एस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो जनरली यहाँ पर एस फेज में किसका सिंथेसिस हमें देखने को मिलते हैं, मैंने कहा यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। बेसिकली डीएनए का सिंथेसिस बोलें या फिर कहते हैं यहाँ पर डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रतिलिपिकरण होगा। मैंने कहा यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद में जो हमें पढ़ना होता है बेसिकली ये क्या है, डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ यहां पर जो सेंट्रियोल होते हैं, मैंने कहा सेंट्रियोल जो होता है उसका डुप्लीकेशन भी होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। और सेंट्रियोल की जो डुप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि यहां पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और किसका होता है, मैंने कहा यहां पर डीएनए का सिंथेसाइज हमें देखने को मिलता है या रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। और लास्ट चेंज हम यहां पे स्टडी करते हैं कि यहां पर किस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उसका क्या होता है यहाँ पर सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, बताया है। लेकिन ये डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद डीएनए में हमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर एस फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा। क्या मैंने कहा, यहाँ पर बेसिकली अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं एस फेज में, मैंने बोला ये क्या हो रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। और डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पे सीधा सा स्टेटमेंट जो गिवन होता है बुक में कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मैंने कहा क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये कहा जाता है डीएनए का अमाउंट तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। लेकिन क्या सेम रहेगा, मैंने कहा अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम जो रहता है वो तो क्या रहेगा, मैंने कहा क्रोमोसोम सेम रहेगा। और क्या डबल हो जाएगा, मैंने कहा डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम सेम रहता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला, मैंने कहा ये स्टार पॉइंट है, इसे हम स्टार पॉइंट मान के चल रहे हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, वो जनरली उस प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद डीएनए की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है वो तो डबल हो जाता है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो तो क्या रहेगा, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहता है या समान देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर ही किस प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। अब चलिए हम जो लास्ट सब स्टेज होता है जिसे हम G2 फेज कहते हैं उसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि हमें जो G2 फेज होता है बेसिकली उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, यहाँ पर एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। बेसिकली इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को कहा जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इस प्रोटीन को ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होते हैं, इसका सिंथेसिस या फिर संश्लेषण होता है। लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण तो होता है, लेकिन ये किस लिए होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जरूरी क्या है, किसके लिए है, तो ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। क्या है, मैंने कहा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है उसके फॉर्मेशन
फॉर्मेशन के लिए, मैंने कहा इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। बेसिकली ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर जिसे हम तर्कु तंतु कहते हैं, बेसिकली इसके फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको यहाँ बताया है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन अगर ज़रूरी है तो इसका मतलब ये है कि G1 फेज़ के बाद जो M फेज़ आता है, और M फेज़ में कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट प्रोसेस आता है प्रोफेज स्टेज, जनरली प्रोफेज स्टेज के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पर यह कहा जाता है प्रोफेज स्टेज के बारे में कि प्रोफेज अवस्था में ही, प्रोफेज फेज में ही, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ द एम फेज होता है, इसमें क्या होगा कि तारक बेसिकली यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। स्पिंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है किस वाले फेज में, मैंने कहा प्रोफेज वाले फेज में। और प्रोफेज फेज किसके बाद आता है, ये आता है G2 फेज के बाद। तो इसका मतलब ये है कि G2 में ही किसका संश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आगे जाकर के स्पिंडल फाइबर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर एटीपी का भी सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, एटीपी सिंथेसिस भी हमें देखने को मिलता है। एटीपी सिंथेसिस के साथ साथ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, मैंने कहा किसका होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, राइट। तो सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर जो इंटरफेज होता है, बेसिकली इस अंतरावस्था इंटरफेजेस के 3 टाइप के जो सब स्टेजेस होते हैं, उपरावस्थाएं होती हैं, उन तीनों ही सब स्टेजेस को, G1 फेज को, S फेज को, G2 फेज को हमने कंप्लीटली क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। यहाँ पर बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टेज में किस तरह का चेंजेस सेल में देखने को मिल रहा है, या सेल जो है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए किस प्रकार से जो है खुद को चेंज कर रहा है या फिर खुद में परिवर्तन ला रहा है, हम यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बेसिक सब स्टेजेस के बारे में जो है डिस्कस किए हैं, और इसके बाद सीधे ही हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें जो है क्या पढ़ना है इंटरफेज के बाद। मैंने यहाँ पर बेसिकली सेल साइकिल का डायग्राम बताया है आपको, और उसके बाद क्या बताया है आपको, इंटरफेज के बारे में और उसके 3 सब स्टेजेस के बारे में बताया है। अब हम सीधे ही नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमें बेसिकली इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है क्या, यहाँ पर देखिए मैंने जो यहाँ पे 2 स्टेजेस बताए हैं, ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा ये 2 स्टेज होता है। एक तो हमने यहाँ पे G1 फेज पढ़ा है, ठीक है। इस G1 फेज, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नोट पॉइंट कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नोट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे G1 फेज की बात करें या फिर हम बात करते हैं S फेज की। कौन कौन से फेज की, एक तो G1 फेज है और एक क्या है, S फेज है। तो अगर हम G1 फेज और S फेज की बात करें तो इन दोनों फेज के बीच में क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर चेक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक चेक पॉइंट इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और बेसिकली अगर हम इस चेक पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चेक पॉइंट क्यों होता है हम ये भी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो चेक पॉइंट होता है बेसिकली ये क्या है, इसको कहते क्या है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि चेक पॉइंट प्रेजेंट पर्टिकुलर किन 2 सब स्टेजेस के बीच में होता है, ये G1 फेज और S फेज जो होता है संश्लेषण अवस्था के बीच में चेक पॉइंट होता है। और ये चेक पॉइंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चेक पॉइंट के बेसिकली इसी पर्टिकुलर चेक पॉइंट को एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है, इसी को कहते हैं एंटी फेज। क्या कहते हैं इसको, इसी को एंटी फेज कहा जाता है। अब देखिए ये जो एंटी फेज होता है, पर्टिकुलर इस एंटी फेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, बिहेवियर को शो करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो कोशिका होती है वो इस जो एंटी फेज का जो यहाँ पे स्टेज आपको देखने को मिल रहा है, इसी एंटी फेज पे अलग अलग तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। हम उन्हीं बिहेवियर की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटी फेज पे सेल जो है वो क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंट सेल, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिफरेंट सेल जो होते हैं वो बेसिकली उनका जो बिहेवियर होता है, मैंने कहा ये जो हम अगर बिहेवियर की बात करते हैं वो भी क्या होता है, मैंने कहा ये भी हमें
हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। कुछ एक सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, मैंने कहा कुछ एक सेल्स जो हैं सेल साइकिल से, कोशिका चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ एक जो सेल होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ द सेल साइकिल हो जाते हैं। मतलब इनका व्यवहार कैसे देखने को मिलता है, ये कोशिका चक्र से अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं। मैंने कहा अगर हम कुछ ऐसे सेल्स की बात करें इस एंटीफेज में जो जनरली हमेशा के लिए जो है सेल साइकिल से बाहर हो जाते हैं, तो बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो पर्टिकुलर फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं कि अगर हम न्यूरॉन सेल की बात करें, राइट, अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो तंत्रिका कोशिका है वो सेल साइकिल से बाहर हो जाती हैं यहाँ पर एंटीफेज पे। सेकेंड हम बात करते हैं हार्ट सेल। अगर हम हार्ट सेल, पहले हम बात करेंगे हार्ट सेल को और क्या कह सकते हैं, हार्ट सेल को ही कहा जाता है पेस मेकर। क्या कहते हैं, जब मैं आपको सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे हम देखेंगे पेस मेकर क्या होता है, पेस सेटर क्या होता है। यहाँ पर मैंने बस बताया है आपको कि अगर हम इस पेस मेकर की बात करते हैं जिसे वो क्या कहते हैं, जिसे ही हम हार्ट सेल कहते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, सेल साइकिल से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट बिहेवियर क्या होता है। मैंने कहा कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इनएक्टिव फेज में होते हैं, जिस पर्टिकुलर फेज को या फिर इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं बेसिकली क्वाइसेंट फेज। क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं क्वाइसेंट फेज कहते हैं। और ये जो क्वाइसेंट फेज है या फिर इसी को कहा जाता है शांत प्रावस्था। क्या कहते हैं, क्वाइसेंट फेज को शांत प्रावस्था कहते हैं, या समटाइम इसको कहते हैं जी नोड फेज। क्या कहते हैं, इसको जी नोड फेज कहा जाता है या क्वाइसेंट फेज कहा जाता है। और इस फेज में मैं बता दूं आपको सेल जो है वो किस तरह से अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। मैंने कहा इस पर्टिकुलर स्टेज में जो सेल है वो बेसिकली एक नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अनुसार जो है सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन के प्रोसेस को यहाँ पे प्रदर्शित करती है, परफॉर्म करती है। मैंने कहा इस पर्टिकुलर स्टेज में क्वाइसेंट स्टेज या जो जी नोड स्टेज होता है, जो एंटी फेज पे हमें सेल के बिहेवियर में देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो सेल है वो क्या होते हैं, मैंने कहा ये नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, सेल डिवीजन को शो करते हैं। जो भी सेल्स जो हैं डेड हो चुके होते हैं या जो डैमेज हो चुके हैं तो उनको रिप्लेस करने का वर्क भी पर्टिकुलर जी नोड स्टेज में पाए जाने वाले सेल ही करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है, मैंने कहा पर्टिकुलर थर्ड बिहेवियर अगर देखें सेल का, तो यहाँ पर एंटी फेज में फर्स्ट बिहेवियर ये है कि कुछ एक सेल जो है वो हमेशा के लिए आउट ऑफ द सेल साइकिल हो गए हैं, कुछ सेल जो है वो जी नोड फेज में है या क्वाइसेंट फेज में है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कुछ सेल्स हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं जो बेसिकली किस प्रकार के होते हैं, तो मैंने कहा ये कंटिन्यूसली जो है डिवाइड होते रहते हैं। मैंने कहा ये कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, मैंने कहा कॉन्टिन्यूसली ये डिवीज़न को शो करते हैं, ये क्या होते हैं, निरंतर रूप से विभाजन को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बिहेवियर, कोशिका के व्यवहार के बारे में मैंने आपको बताया। वो कौन कौन सा है, एक तो ये है कि अगर सेल हमेशा के लिए कोशिका चक्र से बाहर हो जाए, पर्टिकुलर इसमें एग्जाम्पल क्या है, एक न्यूरॉन है, एक है हार्ट सेल जिसको पेस मेकर भी कहते हैं, ये दोनों जो है सेल साइकिल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पे क्वाइसेंट फेज, जी नोड फेज आता है। उसके बाद कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले सेल होते हैं, बेसिकली यहां पर ये भी एंटी फेज में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये जी1 फेज और ये जो एस फेज होते हैं, इन दोनों के बीच में चेक पॉइंट जिसे हम एंटी फेज कहते हैं, जहां पे सेल अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, इसके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब जो हमारा टॉपिक है, हमने इंटरफेज को इसी टॉपिक के साथ कर क्या लिया है, इसी इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एम फेज में जो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आते हैं, इन सभी फेजेस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक इंफॉर्मेशन, कुछ एक बेसिक बातें जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एम फेज के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एम फेज में हमें ये स्टडी करना होता है कि यहाँ पर जो सेल है वो ओनली 4% टाइम के लिए होती है। क्या होती है, 4% टाइम के लिए यहाँ पर सेल जो है वो बेसिकली
देखने को मिलती है हमें सेल साइकिल में। एम फेज को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर एम फेज को कहते हैं इट इज़ अ एक्चुअल डिवीजन फेज, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर लिया है। ये क्या है, वास्तविक कोशिका विभाजन की अवस्था एक्चुअल डिवीजन होता है। अब देखिए एम फेज के बारे में हमें और क्या पढ़ना है। एम फेज जो होता है, मैंने कहा यहाँ पर सेल तो केवल 4% टाइम के लिए है, इसीलिए एम फेज को क्या कहते हैं, एम फेज को शॉर्टेस्ट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा एम फेज को शॉर्टेस्ट फेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सीधे ही हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट जो बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है एम फेज के बारे में कि एम फेज जनरली इनिशिएट स्टार्ट विद द प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस एंड दिस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। मैंने कहा कि बेसिकली ये जो एम फेज होता है स्टार्ट किससे होता है, मैंने कहा कैरियोकाइनेसिस से, और एंड किससे होता है, साइटोकाइनेसिस से। मैंने कहा ये जो एम फेज है बेसिकली अगर हम इस एम फेज की बात करते हैं तो ये स्टार्ट किससे होते हैं, मैंने कहा स्टार्ट एक प्रोसेस से होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जहां पे कैरियो टर्म का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस, में बता चुका हूं आपको। और ये एंड किससे होता है, मैंने कहा स्टार्ट तो होता है कैरियोकाइनेसिस से, एंड जो है हमें बेसिकली मिलता है यहां पर साइटोकाइनेसिस से। किससे एंड होता है, साइटोकाइनेसिस से हमें, या फिर कोशिका जो द्रव्य विभाजन होता है उससे हमें एंड होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एक जो स्टेजेस होते हैं, कुछ एक फेजेस जो होते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कैरियोकाइनेसिस के कुछ एक फेजेस होते हैं जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एम फेज में 2 फेज है। मैंने कहा एक तो कैरियोकाइनेसिस है, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोफेज के बारे में बताऊंगा। जो सेकेंड फेज होगा वो क्या होगा, सेकेंड फेज होगा मेटाफेज। क्या होगा, मेटाफेज होगा। और उसके बाद जो थर्ड फेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनाफेज। क्या कहा जाता है, इसे एनाफेज कहते हैं। फोर्थ फेज जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा इट इज नोन एज टीलोफेज। क्या कहते हैं इसे टीलोफेज कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इन डिफरेंट टाइप्स के 4 फेजेस के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। मैं वन मोर टाइम आपको बता दूं कि ये फेजेस कौन कौन से हैं। मैंने कहा फर्स्ट फेज है प्रोफेज, सेकेंड फेज है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, उसके बाद क्या आता है, टीलोफेज। इस फेज को इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आपको क्या करना है, लर्न करना है। कि अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है, वो बेसिकली हमें इसके बारे में कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेज फेज में आखिर एक्चुअल डिवीजन कैसे होता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटाफेज में बेसिकली सेल में कौन कौन से चेंज आते हैं, कोशिका जो है किस प्रकार से परिवर्तन की अवस्था या फिर कोशिका विभाजन की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम एनाफेज के बारे में देखेंगे, और टीलोफेज जो है उसे रिवर्स प्रोफेज जो है वो कंसिडर किया जाता है। हम इसके बारे में भी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या बताया, हमने पहले सेल साइकिल पढ़ा, फिर इंटरफेज के बारे में बताया, फिर आपको इंटरफेज के बाद ये जो G1 फेज और S फेज के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एंटीफेज, उस पे जो बेसिकली सेल अपने अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद सीधे हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लिए थे। मैंने कहा ये था एम फेज, और एम फेज में मैं आपको इन 4 टाइप के फेजेस के बारे में 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो वेरी फर्स्ट फेज क्या है, हम सीधे ही लीड करते हैं इसकी तरफ। ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये क्या है, प्रोफेज होता है। क्या होता है, प्रोफेज होता है। तो यहाँ पे प्रोफेज जो स्टेज है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हम सीधे उसकी बात करते हैं। तो